तो पैराबोला पर टेंजेंट का एक और एस्पेक्ट देखते हैं, टेंजेंट टू पैराबोला फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अभी तक पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन के कौन कौन से केस अपन देख चुके हैं। मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ। एक स्टैंडर्ड पैराबोला यदि अपन बनाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, एक्स वाई, इस तरह का शेप। ठीक, एक केस तो अपन ने क्या देखा, यदि पैराबोला पर कोई पॉइंट है जो x1 y1 के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में टेंजेंट की इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं, है ना, उस तरह के सब्स्टिट्यूशंस करके, है ना, वो देखा अपन ने। ठीक, दूसरा अपन ने क्या देखा कि पैराबोला पर कोई पॉइंट है जो कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया हुआ, मतलब क्या, ए स्क्वायर 280, है ना, इसी वाले पैराबोला की बात कर रहे हैं अपन, अभी इसी वाले पैराबोला की बात कर रहे हैं, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तो केवल। तो ऐसे केस में टेंजेंट की इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं, है ना, उसको देखा अपन ने। और तीसरा केस अपन ने क्या देखा कि, है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन जिसका यदि हमको स्लोप दे रखा हो, है ना, इस वाली स्लोप के तो कई स्ट्रेट लाइन्स हो सकती हैं, तो इस स्लोप की वो स्ट्रेट लाइन जो कि इस पैराबोला पर टेंजेंट हो, उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। वो इक्वेशन अपन ने क्या निकाली थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी से, है ना, हम कंडीशन फॉर टेंजेंसी सेटिस्फाई कराते हैं, तो सी इज इक्वल टू ए बाई एम आता है। तो इतना तो अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन के अलग अलग केसेस। तो अब क्या अपन डिस्कस करेंगे, टेंजेंट टू पैराबोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो टेंजेंट टू पैराबोला फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, इसमें अपन को क्या डिस्कस करना है कि कोई पॉइंट जो है वो पैराबोला के बाहर है ना, पॉइंट को अपन x1 y1 बोल देते हैं। ठीक, तो इससे आप देख सकते हैं, है ना, दो टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पे, एक ये और दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरह से। तो ये जो दो टेंजेंट्स हैं L1 L2, है ना, इन दोनों की इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। एक सिमिलर तरह की एक्सरसाइज अपन ने सर्कल के केस में भी की थी, है ना, आप रिकॉल करें, ब्रीफली मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, आपको याद आ जाएगा। सर्कल के केस में अपन ने क्या किया था, यदि कोई सपोज एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1, है ना, उससे भी सर्कल पे दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ये L1 L2। तो हमने क्या किया था, x1 y1 से पास होने वाली किसी जनरल लाइन की इक्वेशन अपन ने लिख ली, है ना, y माइनस पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और इसको आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, mx माइनस y प्लस y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू 0 माइनस y। और ये वाली जनरल लाइन यदि इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये डिस्टेंस जो है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो सर्कल का सेंटर यदि C1 C2 है, तो फिर अपन ने क्या किया था कि सेंटर से डिस्टेंस, है ना, MC1 माइनस C2 प्लस y1 माइनस mx1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये डिस्टेंस हो गया, इसको r से इक्वेट कर लिया और मॉड को स्क्वायर करके खोलते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, और अपने पास में m की दो वैल्यूज आ जाती हैं, m1 m2, और इन वैल्यूज़ को इसमें डाल करके अपन, है ना, इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल लेते थे। कुछ इसी टाइप की एक्सरसाइज, है ना, अपन पैराबोला के केस में भी करेंगे। तो पैराबोला के केस में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पैराबोला के केस में अपना जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। छोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि पैराबोला पे कोई भी लाइन जिसका स्लोप m है, उस पे टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो तो अपन डिराइव कर ही चुके हैं, है ना। जैसे ये वाला पैराबोला है, यदि स्टैंडर्ड पैराबोला, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और c क्या है, a बाय एम। और अपने को ये मालूम ही है कि ये वाला टेंजेंट जो है वो x1 y1 से पास कर रहा है। तो इसी इक्वेशन में, है ना, x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स अपन डाल सकते हैं, तो y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस a बाय एम, है ना, ये हो जाएगा। आप देख लें, इसमें वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वाला एस्पेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में, है ना, इस a के कारण जो पैराबोला वाला जो एस्पेक्ट है ना वो इंक्लूड हो चुका है। पैराबोला पर टेंजेंसी वाली जो कंडीशन है वो इस वाली इक्वेशन में इंक्लूडेड है। सर्कल के केस में अपन क्या करते थे, कंडीशन फॉर टेंजेंसी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, वो अपने को बाद में लाना पड़ता था, पहले जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख करके
बाद में लाना पड़ता था। यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन में ये पैराबोला वाला एस्पेक्ट जो है वो इंक्लूडेड ही है, तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। x1 y1 जो है इस इक्वेशन में डाल दें, है ना। आप देख ही सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, m से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो m² की टर्म आ जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास में, m1 m2, और m1 m2 की वैल्यू आप इसमें डालें तो आपके पास में, है ना, दोनों लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों टेंजेंट्स की। ठीक, तो एक एग्जांपल करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टेंजेंट्स टू द पैराबोला, है ना। पैराबोला की इक्वेशन देखिए, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट -5 2, है ना। पॉइंट जो है वो पैराबोला के वर्टेक्स के बाहर की तरफ है। ठीक, ऐसा करते हैं कि डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट जो आंसर आएंगे ना, वो आंसर करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यदि आप डायग्राम बना लेना तो उससे थोड़ा सा ठीक आइडिया लग जाता है। ठीक, तो बना लेते हैं डायग्राम। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बना लिए अपन ने। ये पैराबोला जो है इसका वर्टेक्स जो है कहाँ पे है, 1 1 पे है। पैराबोला का शेप जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, 1 1। अच्छा, -5 2, तो -5 2 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, -5 और 2, तो ये जो दो टेंजेंट जो आ रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप के टेंजेंट्स आ जाएंगे अपने पास में, दिख रहा है, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2। तो अभी अपन ने क्या डिस्कस किया है कि y² = 4ax हो, तो इसमें टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो किस तरह से रहती है, y = mx प्लस a/m, और अपने पास में पैराबोला जो है वो इस वाले फॉर्म में है, तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में हो जाएगी, y - y0 = m x - x0 प्लस a/m, जहाँ पे x0 y0 क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो इस वाले पैराबोला में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वो तो क्या हो गए, 1 1 1 और 1, और a कितना है इसमें, है ना, ये 4 है, तो a जो है 1 हो गया। अपने पास में टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप के टर्म्स में क्या आ गई, y - 1 = m x - 1 प्लस 1/m, या फिर इसको रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, m² x - 1 माइनस y - 1m प्लस 1 = 0। अच्छा, अब ये जो टेंजेंट जो है वो पॉइंट -5 2 से पास कर रहा है, तो -5 2 को सेटिस्फाई करेगा। -5 2 के कोऑर्डिनेट, तो ये x एंड y की वैल्यू इसमें डाल देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, -6 m², y क्या है 2, तो -m प्लस 1 = 0, ये क्या हो गया, 6m² प्लस m - 1 = 0, है ना। इसको अपन फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाता है, 2m + 1 3m - 1 = 0। m की दो वैल्यूज आ गई, है ना, यही एक्सपेक्टेड था, -1/2 और +1/3। अच्छा, अब क्या है, ये m की वैल्यूज जो है करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है ना, इसका एक रफ आइडिया आप डायग्राम से देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लूँ तो ये तो दिख ही रहा है ना, एक टेंजेंट की स्लोप जो पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, और ये भी हमको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड में जो पॉजिटिव स्लोप वाला जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कम है ना। ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल से छोटा है, क्योंकि -5 2 पे है ना, वर्टेक्स के ऊपर है ये वाला पॉइंट y डायरेक्शन में, तो जो नेगेटिव स्लोप है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव स्लोप से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। अब ये दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स आ ही गए, है ना, आपके पास में टेंजेंट की इक्वेशन है ही, है ना। यहाँ पे m की वैल्यू डालें तो दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएंगी, है ना। उसको मैं कर नहीं रहा हूँ, है ना, आपका आंसर आ ही गया है।